नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हो द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी चैनल। चलो, तो फिर आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 की जिस चैप्टर का नाम है खरा नागरिक। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? खरा नागरिक, यानी रियल सिटीजन, है ना? किसे कहते हैं ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इससे पहले देखते हैं इस चैप्टर के राइटर का परिचय। तो देखो, राइटर का नाम है सुहास बारटक्के। राइटर का नाम है सुहास बारटक्के, है ना? तो फिर देखो, इनके बारे में जानकारी लेते हैं हम। है एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, वड़ा पाव बघा। सुहास बारटक्के एक पॉपुलर राइटर है। उसके बाद ये एक जर्नलिस्ट भी है। इसके साथ इन्होंने कुछ किताबें लिखी है कि जिन किताबों का नाम यहाँ पर दिया गया है। देखो, कौन कौन सी किताबें लिखी है इन्होंने। वड़ा पाव, है ना? वड़ा पाव एक किताब का नाम है। उसके आगे कोकणातल्या आडवाटा, कोकणातल्या आडवाटा। उसके बाद कोकणातील देवालय। आपको कोकण पता होगा ना? कोकण एक, जैसे अपना पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, ये छोटे छोटे अपने रीजनल एरिया है ना अपने महाराष्ट्र के, वैसा एक कोकणल एक छोटा सा रीजन है ना? तो वहां पर की जो है, वहां पर की जानकारी इन किताबों में दी गई है। कोकणातल्या आडवाटा यानी कोकण, है ना? उसके जो रास्ते हैं। कोकणातली देवालय यानी कोकण के जो मंदिर है, वहां पर जो भी अच्छे अच्छे देवालय है, इनके बारे में जानकारी इस किताब में दी गई है। किस किताब में? कोकणातली देवालय। आगे देखो, कोकण निसर्ग याक। देखो, आपको पता ही होगा कि अपने महाराष्ट्र का जो कोकण का जो एरिया है, वहां पर बहुत मुझे ऊंचे ऊंचे पर्वत, अच्छे अच्छे घने पेड़, समंदर किनारे, मतलब बहुत ही खूबसूरत नजारा है वहां पर। तो उन नजारों के बारे में इस किताब में जानकारी दी गई है। कौन सी किताब में? कोकण निसर्ग याग। आगे देखो, सात मयुरांची इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। देखो, मयुरांची सात, तो मयूर यानी मोर, है ना? तो मोर, मयूराची साद यानी उसका जो आवाज है। अब देखो, कोकण की तरफ क्या है कि बहुत घने घने जंगल है। उन जंगलों में अच्छे अच्छे पशु पंछी सब कुछ रहते हैं। तो इसलिए इनकी जो किताबें हैं, वो उनके उनके परिसर के अनुसार इन्होंने लिखी है। आगे देखो, किशोर, लोकनाट्य, भटकंती, वसंत या मासिकांमधून देखील त्यांनी विपुल लेखन केलेलं आहे। देखो, मतलब किशोर नाम का जो मैगजीन्स है, लोकनाट्य नाम का मैगजीन्स है, भटकंती, वसंत, ये जो मैगजीन्स है, इन मैगजीन्स में राइटर ने बहुत अच्छा लेखन किया है। आगे देखो, उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे। देखो, ये जो सुहास बारटक्के जी है, इनको उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में किस बारे में जानकारी बताई गई है। देखो, प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासायचे नसून त्यातील मूल्य आचरणात आणायची असतात, हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखेतून स्पष्ट केलेले आहे। देखो, मतलब इस चैप्टर में हम हमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि आपको जो भी चैप्टर या आपको जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, तो आपने सिर्फ उन सब्जेक्ट की जानकारी लेना इतना ही काफी नहीं है, बल्कि उस जानकारी का अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करना भी बहुत आवश्यक है। ये हमें इस चैप्टर से बताया गया है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ओनली लर्निंग, है ना? ये यहाँ पर बताया गया है। आगे देखो, निरंजनने दाखवलेले प्रसंग अवधान उल्लेखनीय है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, ये भी बताने की कोशिश की गई है। चलो फिर देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। देखो, हाँ, निरंजन आज भल्या पहाटेच उठून अभ्यासाला बसला होता। निरंजन नाम का एक लड़का था। वो सुबह सुबह उठा और उठने के बाद वो स्टडी करने लगा। क्यों? तो देखते हैं। आज शेवटचा म्हणजे नागरिक शास्त्राचा पेपर होता। यानी आज उसका लास्ट पेपर था। और लास्ट पेपर कौन सा था? नागरिक शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिविक्स का पेपर था, है ना? आगे देखो, तो झाला की संपलीच परीक्षा। इतिहास, भूगोल आणि नागरिक शास्त्र, तीनही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो, त्यात हे नागरिक शास्त्र जरा अवघडच। देखो,
मतलब निरंजन को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन तीनों सब्जेक्ट का, यानी शॉर्ट में बोले तो एसएसटी का कितना पड़ा हमें पोर्शन स्टडी करने के लिए रहता है, और उसमें से भी ये सिविक्स का स्टडी करना थोड़ा हार्ड ही रहता है, ऐसा वो कहता है। आगे देखो। हाँ, पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते। देखो, मतलब सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा होता है ना। हा भडसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। मतलब भडसावळे नाम के टीचर थे, उन्होंने निरंजन को कहा था कि सुबह सुबह स्टडी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो देखो आगे। सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि सुबह का जो फ्रेश टाइम होता है, उस फ्रेश टाइम में बहुत अच्छा स्टडी होता है। क्यों स्टडी अच्छा होता है? तो आगे देखो। शरीरही पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजतवानं बनलेलं असतं। क्योंकि सुबह सुबह हम स्टडी क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम रात भर हमने नींद ली होती है, और नींद लेने की वजह से हमारी पूरी बॉडी रेस्ट, मतलब वो रहती है, और बॉडी रेस्ट रहने की वजह से वो एनर्जेटिक भी रहती है ना। इसलिए सुबह सुबह अच्छी स्टडी होती है। आगे देखो। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू शकतं। देखो, तो सुबह सुबह का जो इन्वायरमेंट भी होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन करना भी बहुत आसान जाता है। आगे देखो। हवेत सुखद गारवा असतो, दुरून एखादी भोपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगीत ऐकू येत असतं। मतलब सुबह सुबह जो है वो मतलब बहुत ही कूल इन्वायरमेंट रहता है। साथ ही साथ कोई मनपसंद गीत, है ना, भक्ति गीत आपको सुनाई दे सकता है। और इस प्रसन्न वातावरण में अगर कोई खूबसूरत सा गीत अगर आपको सुनाई दे, तो मतलब घी में शक्कर जैसा ही है। चलो आगे देखो। हम्म, हाँ, ते नसेल तर पक्ष्याचं सुमधुर संगीत साथीला असतं। देखो, राइटर कहता है कि वैसे तो सुबह सुबह आपको कुछ अच्छा सा भक्ति गीत सुनाई देता ही है, अगर वो ना देता हो तो पंछियों की सुमधुर आवाज तो आपको सुनाई देगी ही। आगे देखो। अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। देखो, तो इस ऐसे प्रसन्न वातावरण में अगर हार्ट से हार्ट अगर कोई संस्कृत संस्कृत का श्लोक भी रहा, तो उसको भी लर्न करने में बहुत आसानी जाती है। आगे देखो। एरवी न कळालेलं गणित देखील चटकन कळतं, त्याची रीतही लक्षात राहते, हा निरंजनचा अनुभव होता। त्यामुळेच भडसावळे गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे। देखो, मतलब चाहे वो संस्कृत का श्लोक हो या मैथ्स का कोई प्रॉब्लम हो, है ना, उसको भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं सुबह सुबह के टाइम में। तो फिर इसीलिए भटसावळे नाम के जो टीचर थे, तो उन्होंने दिया हुआ ये एडवाइस इसीलिए इम्पोर्टेंस लगता था किसको? निरंजन को। आगे देखो। हाँ, निरंजनची गुरुजीवर अपार श्रद्धा होती, तसंच गुरुजींचंही निरंजनवर प्रेम होतं। देखो कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि निरंजनची गुरुजींवर अपार श्रद्धा होती। देखो, विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर वो किसी किसी के ऊपर भी रखा जाए, यानी राइट व्यक्ति के ऊपर, तो उसका आउटपुट हमें बहुत मात्रा में मिलता है ना। जैसे कि कोई भगवान पर विश्वास करता है, कोई इंसान पर विश्वास करता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा हमारे टीचर के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपने वो एकलव्य की स्टोरी तो सुनी होगी कि जिनको द्रोणाचार्य नहीं मिले थे, तो उन्होंने क्या किया था एकलव्य ने? मतलब उनका माटी का पुतला बनाकर उसके ऊपर पूरी श्रद्धा रखकर उस माटी के पुतले से भी उन्होंने विद्या अर्जन की थी। यानी उसका जो विश्वास था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये माटी का पुतला नहीं, ये मेरे द्रोणाचार्य गुरु है। तो ऐसा विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके आउटपुट बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर वो सही जगह पर सही व्यक्ति पर किया जाए तो। आगे देखो। तसंच गुरुजींचंही निरंजनवर खूप प्रेम होतं। मतलब निरंजन की गुरुजी के ऊपर श्रद्धा थी, और गुरुजी भी निरंजन को बहुत प्यार करते थे। आगे देखो। तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। देखो,
तो गुरुजी निरंजन को क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वो बहुत ही मतलब हॉनेस्टली हर कोई वर्क करता था। और वर्क ही क्यों, वो स्टडी भी बहुत हॉनेस्टली करता था। आगे देखो, या जगात त्याचा असं कुणीच नव्हतं. दूरच्या नात्यातल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो निरंजन का कोई भी मतलब जिंदा नहीं था, है ना? मतलब उनके माँ या पिता, तो इसलिए उसका वो दूर का रिश्तेदार, उसकी जो मौसी थी, तो वो कहाँ पे रहती थी उसकी मौसी? चिपळूण. महाराष्ट्र का एक शहर है चिपळूण. तो उस चिपळूण शहर के आसपास एक उपनगर था, उस उपनगर में वो रहता था, है ना? आगे देखो, गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचं घर होतं. मतलब देखो, अगर आप कभी कोकण में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कोकण में है ना, मतलब हमें बहुत सारे ऐसे घर दिखाई दे सकते हैं कि वो अकेले हैं किसी मंदिर के मतलब किसी मतलब डोंगर के ऊपर, है ना? अकेले अकेले घर उधर बहुत सारे हैं, है ना? तो ऐसा ही कुछ इसकी मौसी का भी घर गांव से थोड़ा दूर एक पर्वत के नीचे था। हम्म, पर्वत के नीचे यानी उसके करीब, पर्वत के करीब, है ना? चलो आगे देखो. आई वडील लहानपणीच वारले. काही दिवस मामाने सांभाळ केला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं. देखो, तो ये जो निरंजन था, इसके माता पिता की जो डेथ है वो इसके बचपन में ही हो गई थी. इसलिए उसके माता पिता की डेथ के बाद उसके मामा जी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था. और बाद में उसके मामा जी ने निरंजन को चिपळूण इस शहर में लाया था. अब आगे देखो, या मावशीकडे आणून सोडलं आणि तोही मुंबईला निघून गेला तो कायमचाच. देखो, मतलब मामा ने क्या किया कि अ, निरंजन को उसके मौसी के पास छोड़ा. और एक बार जो वो उसके मामा जी मुंबई को चले गए, तो हमेशा के लिए चले गए, वो कभी भी लौट कर नहीं आए, है ना? आगे देखो, जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला. मतलब मामा जी ने जाते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दिया. क्या एडवाइस दिया? देखो, रडत बसू नको. शेण, गोठा वगैरे जी पडतील ती सारी कामं कर. मावशी देईल ते खा आणि इथंच राहा. मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे. देखो, मतलब क्या बताया गया है कि रडत बसू नको, है ना? देखो, रडत बसू नको आणि शेण, गोठा वगैरे जी पडतील ती कामं तू कर. आ, मावशी देईल ते खा, मतलब मावशी जो भी तुमको खाने के लिए देगी वो चुपचाप खाओ और यहीं पे रहो. और हाँ, मौसी तुमको स्कूल में भी डालने वाली है. आगे देखो. हम्म. मामा गेला तो पुन्हा परतलाच नाही. मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा. देखो, मतलब यहाँ पर बताया गया कि मामा जी एक बार चले गए तो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन बेचारा छोटा सा निरंजन है, वो अपनी मौसी के यहाँ सब कुछ काम करता था. आगे देखो, घरातल्या सर्वांशी त्याने जमून घेतलं आणि शाळेत नाव दाखल केलं. देखो, मतलब मौसी के घर में जितने भी लोग थे उन सबको एडजस्ट कर लेता था. और उसके बाद उसका दाखिला स्कूल में किया गया, है ना? मतलब उसको स्कूल में डाला गया. आगे देखो, मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. देखो, मतलब मौसी के यहाँ तो उसको छोड़ा था, लेकिन मौसी की जो कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी. इसलिए निरंजन वार लगाकर खाना खाता था. वार लगाना यानी सोमवार को एक जगह, मंगलवार को दूसरे के घर, बुधवार को और किसी के घर, गुरुवार को और किसी के घर. ऐसा जो खाना रहता है इसको बोलते हैं वार लगाकर खाना, है ना? ऐसा ही निरंजन का था. पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोरा मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले. देखो, मतलब निरंजन ये बहुत ही होशियार लड़का होने की वजह से उसके जो टीचर थे भड़सावड़े, तो भड़सावड़े गुरुजी ने इसका जो वार था, वार यानी उन लोगों के घर पर जाकर खाना खाना, तो बहुत बड़े बड़े जो लोग थे उनके यहाँ पर भड़सावड़े गुरुजी ने उसका वार लगा कर दिए थे. वार लगा कर दिए थे मतलब उसकी अरेंजमेंट की थी खाने की, है ना? आज इनके घर कल उनके घर, ऐसा. आगे देखो,
दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा, मग तिथून शाळेत. मतलब देखो, मतलब हर रोज इसको किसी एक के घर खाने के लिए जाना पड़ता था और वहां से खाना खाने के बाद वो स्कूल में जाता था. आगे देखो. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. देखो, मतलब वो दिन में सुबह किसी के यहाँ पर खाना खाता था और रात को मौसी के घर चाहे उसको जो भी मिले वो चुपचाप खाता था. आगे देखो. सकाळी लवकर उठून घरातली आणि गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा. देखो, मतलब सुबह उठकर उसको घर में के भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे. गोठा, गोठा यानी जहाँ पर गाय भैंस बैल, इनको मतलब जहाँ जहाँ पर ये रहते हैं, जिस जगह पर, उसको कहते हैं गोठा. तो वहाँ का भी उनका मतलब गोबर वगैरह निकालने का काम एक करता था, गाय और बैलों का, है ना. और उसके बाद वो स्टडी करता था. गुरुजींवर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा. मतलब देखो, वो गुरुजी के ऊपर उसका बहुत ही विश्वास था और वो बहुत अच्छा स्टडी करता था, इसलिए उसका हमेशा ही फर्स्ट नंबर आता था. आगे देखो. त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भडसावळे गुरुजीच करायचे. देखो. आगे देखो. तर त्याच्या वह्या पुस्तकांचा जो खर्च आहे तो कोण करायचं? भडसावळे गुरुजी करायचे. आगे देखो. देखो. गुरुजींनी त्याला सांगितलं की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंत मी सारा खर्च करीन आणि वारही लावून देईन. देखो, मतलब उसके टीचर ने उनको कहा था कि जब तक तुम फर्स्ट आओगे तब तक मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा, है ना. और अगर तुम्हारा फर्स्ट नंबर नहीं आया तो फिर देख लेना, है ना. तो फिर देखो, गुरुजींचं हे वाक्य लक्षात ठेवूनच निरंजन झटून अभ्यास करायचा. मतलब टीचर का ये कहना कि क्या कहना कि जब तक तुम्हारा फर्स्ट नंबर आएगा तब तक ही मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा. तो टीचर का जो ये एडवाइस था, ये ध्यान में रख कर वो बहुत अच्छा स्टडी करता था. आगे देखो. हाँ. आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर चांगले गेल्याने तो मनोमन खुश होता. देखो, तो आज बहुत ही खुश था. क्यों? क्योंकि उसके पहले जो पेपर थे वो बहुत अच्छे गए थे, इसलिए उसको मालूम था कि मेरा फर्स्ट नंबर तो आने ही वाला है. आगे देखो. अब नागरिक शास्त्र मतलब क्या? सिविक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? देखो, नागरिकांची कर्तव्य कोणती, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स. नागरिक कुणाला म्हणावे? मतलब किसको नागरिक हम कह सकते हैं? लोकसभा म्हणजे काय? ग्रामपंचायतचा प्रमुख कोण असतो, यानी लोकसभा किसे कहते हैं? ग्रामपंचायत का प्रमुख कौन होता है? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती. मतलब उसको ये सब कुछ मालूम था कि नागरिक किसे कहते हैं, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन रहता है. ये सब कुछ उसने लर्न किया था. अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक. निरंजन ताड़कन उठून उभा राहिला. मतलब स्टडी करते वक्त कितना टाइम बीत गया उसको पता भी नहीं चला. वो स्टडी करते करते वो एकदम से उठ खड़ा हुआ. आगे देखो. 9 वाजून गेले होते. 10:30ची परीक्षा होती. त्याच्या आधी देशमुख सरांकडे जायचं होतं. केवढं तरी लांब चालायचं होतं. भराभर आवरून तो निघाला. देखो, मतलब 9 बज चुके थे और 10:30 को उसकी एग्जाम थी. और एग्जाम को जाने से पहले उसको देशमुख नाम का एक आदमी था, उसके वहां पर उसको जाना था और इसीलिए उसको बहुत सारा अंतर पार करना था. इसलिए वो जल्दी जल्दी सब कुछ उसने अपनी तैयारी करी और वो चल निकला. आगे देखो. देखो, मौसीचं घर गावाबाहेर डोंगर माथ्याशी. देखो, उसके जो मौसी का घर था वो कहाँ पर था? मतलब गांव के बाहर था, है ना. मध्ये एक नदी लागायची. पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत चालत पार करावी लागायची, परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला. देखो, मतलब ये निरंजन गांव से बाहर रहता था, एक मतलब पर्वत के पास. तो वहां से जाते उसको एक नदी लगती थी. पहले उस नदी को नीचे से ही जाना पार करना पड़ता था, लेकिन अब कोकण रेलवे की वजह से उसके ऊपर से एक बहुत अच्छा ब्रिज बना था, इसलिए अब उस नदी को पार करना आसान हो गया था. आगे देखो.
पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाटही ठेवली होती. मतलब वो जो ब्रिज था, उस ब्रिज के एक तरफ से मतलब चलने के लिए एक छोटी सी मतलब एक छोटा सा रस्ता भी रखा था. या पुलामुळे आता जाणं येणं सोपं झालं होतं. आणि इस ब्रिज की वजह से अब अप डाउन करना आसान हो गया था. निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालला होता. मतलब ये निरंजन जो है वो मन में मतलब उसका रिवीजन करके मतलब बहुत फास्ट चल रहा था है ना, करते करते वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला. कुणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल. मतलब रास्ते में जाते वक्त उसको रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है, तो उसको लगता है किसी ने अपने काम के लिए लिया होगा और बाद में वहीं पर रख दिया, है ना. निरंजनने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला आणि त्याला लोकांच्या या बेफिकीर वृत्तीचा भयंकर राग येईल. तो निरंजन ने क्या किया, वो पत्थर जो है वो उस रास्ते से हटाया, लेकिन लोगों का ये जो मतलब बेफिक्र रवैया है उसका उसको बहुत गुस्सा आता था. आगे देखो. तुम्ही विसरलात, पण दुसरा कोणी ठेचकळून जीवाला मुकतो त्याचं काय, असं त्याचं म्हणणं. मग निरंजन कहता है कि माना कि आपका कोई उस पत्थर से काम होगा, लेकिन आपका काम खत्म होने के बाद तो आपने उस पत्थर को रास्ते से हटाना चाहिए, क्योंकि उस पत्थर से किसी की जान भी चली जा सकती है ना. आगे देखो. निरंजन पुलावर साडे निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावे. मतलब निरंजन जब उस ब्रिज के ऊपर गया था तब 9:30 बज चुके होंगे. आता 9:50 ची गाडी येईल. धाड धाड आवाज करत दिमाखात पुलावरून जाईल. ही कोकण गाडी किती छान दिसते, पण दिसते न दिसते तोच लगेच बोगत्यात शिरते. काय मज्जा येत असेल नाही गाडीतून जायला. मोठे झाल्यावर आपणही गाडीतून फिरू, या विचाराने तो हुरळून गेला. मतलब निरंजन सोचने लगा कि चलो 9:30 तो बज चुके होंगे, अब 9:50 के बाद यहाँ से कोकण जाने वाली एक रेलवे आएंगी. और वो सोचने लगा कि कितनी अच्छी दिखती है वो रेलवे, है ना. और वो ये भी सोचने लगा कि उस रेलवे में जाने के बाद कितना अच्छा लगता होगा. जब मैं बड़ा बनूंगा तब मैं भी रेलवे से ट्रैवल करूंगा. इस सोच में वो मतलब ख्याल में डूब गया. तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदडाकडे गेलं. मतलब वो जैसे ही ख्यालों में डूब ही गया था, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर वो जो रेलवे का रूल रहता है उस वहां पर किसी ने बहुत बड़ा होल किया था. और उसको लगा ये कैसा होल है ना, हे कसलं छिद्र, रोज नसतं बुवा. असं म्हणत त्याने जवळ जाऊन पाहिलं तर कुणीतरी कॅन्क्रीट फोडून रेल्वेचे रूळ वेडेवाकडे करून ठेवल्याचं त्याच्या ध्यानी आलं आणि निरंजनला आश्चर्यच वाटलं. मतलब देखो. तो निरंजन देखने लगा कि ये क्या है भाई, रोज तो मुझे ये होल दिखाई नहीं देता. और जैसे वो करीब जाकर देखने लगा तो उसकी समझ में आया कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है. ये देखकर उसको बहुत आश्चर्य लगा. अब आगे देखो. रात्री 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते. त्यानंतर पहाटेच कुणीतरी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा. देखो, तो वो सोचने लगा कि रात को 2 बजे से तो यहाँ पर ट्रेन गुजर जाती है. यानी ये जो भी कुछ किया गया है ये 2 बजे के बाद यानी सुबह सुबह ही किसी ने ये जानबूझकर किया है ना, ऍक्सिडेंट करने के लिए. आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50 ची गाडी येईल. निरंजन एकदम सावध झाला. गाडी आली तर भयंकर अपघात होईल हे त्याच्या लक्षात आलं. देखो. तो निरंजन सोचने लगा कि अब 9:50 को तो यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है. और ये सोचने के बाद वो एकदम अलर्ट हो गया और सोचने लगा कि अरे बाप रे, तो गाड़ी आने के बाद तो बहुत बड़ा मतलब एक्सीडेंट हो सकता है. ये बात उसकी समझ में आ गई. निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर देशमुख सरांकडे जाणं, देशमुख सरांकडचं जेवण सारं काही विसरला होता. त्याच्या डोळ्यासमोर धाड धाड आवाज करत येणारी रेल्वे गाड़ी दिसू लागली. देखो मतलब जैसे ही उसकी उसकी समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हुआ है तो सब कुछ भूल गया. उसका सिविक्स का पेपर भूल गया, वो देशमुख नाम के आदमी के यहाँ पर खाने के लिए जाना भूल गया, सब कुछ भूल गया. और उसकी आंखों के सामने वो रेलवे दिखाई देने लगी, है ना. अब आगे देखो. मतलब वो इमेजिन करने लगा कि क्या हो जाएगा अगर रेल आई तो.
कानठळ्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या कानात घुमू लागल्या. स्टेशन इथून खूप दूर होतं. 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत जायचं तर परीक्षा बुडणार होती. मग नापास. देखो, मतलब उसके सामने दो कंडीशन, एक तरफ एग्जाम और एक तरफ एक्सीडेंट. तो क्या करूं? लेकिन उसने जरा सा भी नहीं सोचा, क्योंकि उस ब्रिज के यहाँ से जो स्टेशन था वो 3-4 किलोमीटर दूर था. अगर वहां पर चला गया मैं स्टेशन पर तो एग्जाम तो मानो मतलब डूबने ही वाली है. तो फिर भी वो सोचने लगा कि अब क्या होगा एक्सीडेंट होने के बाद, मतलब वो इमेजिन करके ही मतलब बहुत यही लगा उसको, बहुत बुरा लगा. तो फिर आगे देखो क्या करता है वो. भडसावळे गुरुजींची मदत बंद, शिक्षणही बंद. रेल्वेनं फिरायचं स्वप्न देखील अपूर्णच राहणार होतं. परंतु मन मानायला तयार नव्हतं. मतलब देखो, वो सोचने लगा कि अगर समझो एग्जाम अगर डूब गई तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा. और भाटसावले गुरुजी जो मेरी हेल्प करते हैं वो हेल्प भी नहीं रहेगी. मेरा शिक्षण भी, मतलब मेरा एजुकेशन भी स्टॉप हो जाएगा. और मैं जो ख्वाब देख रहा था अभी अभी रेलवे में घूमने का, वो भी अधूरा रह जाएगा. आगे देखो. परंतु मन मानायला तयार नव्हतं. त्यानं क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. मतलब उसको पता चला कि क्या हो सकता है अगर एग्जाम डूब गए तो मेरा एजुकेशन स्टॉप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. लेकिन फिर भी उसका जो दिल था वो मानने के लिए तैयार नहीं था. उसने जस्ट डिसीजन ले लिया और वो स्टेशन की तरफ दौड़ने लगा. तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती. आता 5 मिनिटातच ती सुटणार होती. देखो, वहां पर देखो कि जब वो स्टेशन पर गया था तो वो जो गाड़ी थी वो वहीं पर थी, है ना. तो अब वो 5 मिनट के बाद वहां से छूटने वाली थी. अब आगे देखो क्या होता है. निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं. त्याला पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळांबद्दल सांगितलं. पण ते त्याच्या पण ते त्यांना खरंच वाटेना. मतलब निरंजन उस स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने वो सब कुछ जानकारी दी कि उस पुल के ऊपर एक बहुत बड़ा होल किसी ने किया है. अगर गाड़ी यहाँ से चली गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. लेकिन फिर भी वो जो स्टेशन मास्टर था वो निरंजन बच्चा होने की वजह से उस पर यकीन नहीं कर रहा था. फिर भी आगे देखो. अखेर निरंजनने आर्जव केली की निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाडी सोडू नका. देखो, मतलब आसानी से वो जो स्टेशन मास्टर था वो निरंजन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था. फिर भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट की निरंजन ने, और उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझ पर यकीन मत करो, लेकिन गाड़ी छोड़ने से पहले एक बार आप देख कर तो आओ. चलो, ऐसा होता है फिर. और जब तक आप देखकर नहीं आते तब तक आप गाड़ी मत छोड़ना. ठीक है, फिर आगे देखो. मी खोटं बोलत असेन तर मला पोलिसांच्या ताब्यात द्या. एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्तरांनाही त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागलं आणि उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. निरंजन ने नेमकी जागा दाखवली. देखो, तो वैसे तो स्टेशन मास्टर उसके कहने पर यकीन ही नहीं कर रहा था. लेकिन बाद में निरंजन ने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे आप पुलिस के हवाले कर देना. लेकिन पुलिस के हवाले करने से पहले एक बार आप खुद उस जगह पर चलिए, ऐसा वो स्टेशन मास्टर को कहने लगा. तो रिस्क न लेने की वजह से स्टेशन मास्टर ने गाड़ी को कुछ देर के लिए वहीं पर रुकवाया और आगे वो जाने लगे ब्रिज की तरफ. और ब्रिज के ऊपर जाने के बाद निरंजन ने वो जगह दिखाई. आगे देखो. फारच भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता. स्टेशन मास्तरांनी लगेच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला आणि ते घटनेचा पंचनामा करायला लागले. देखो, मतलब जैसे वो स्टेशन मास्टर और निरंजन वहां पर गए तो स्टेशन मास्टर की समझ में आ गया कि अरे बाप रे, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था. और स्टेशन मास्टर ने मतलब बहुत देर तक के लिए गाड़ी रुकने के लिए कहा और वो पंचनामा करने लगा. पंचनामा यानी क्या कि जो इम्पोर्टेंस 5 लोग रहते हैं ना, पंचनामा हर जगह पर किया जाता है. गांव में अगर कोई छोटी सी घटना हुई हो तो वहां पर भी पंचनामा किया जाता है. पंचनामा यानी 5 लोग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अहदे पर होते हैं, वो उस कंडीशन की मतलब रियलिटी पर डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं पंचनामा, है ना. आगे देखो, है ना. हाँ, देखो आगे क्या होता है. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी
जिल्हा पोलीस अधीक्षक सारे अधिकारी तत्काल त्या ठिकाणी जमा झाले। मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो वहां पर जमा हो गए, है ना। और जमा होने के बाद देखो क्या होता है, मतलब कौन कौन थे, यानी जिला अधिकारी यानी कलेक्टर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झाले। मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो वहां पर जमा हो गए और उस घटना का पंचनामा करने लगे, है ना। आगे देखो क्या होता है, आगे देखो। हम्म, जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झाले आणि पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनला देखील त्या ठिकाणी थांबावं लागलं। तर मतलब सब इम्पोर्टेंस लोग जमा हो गए और जो फर्स्ट जो जानकारी थी निरंजन ने दी थी, इसलिए वो भी वहां पर जमा हो, मतलब वहां पर ही था निरंजन भी। आगे देखो, एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षपणामुळे टळला म्हणून त्याचं कौतुक देखील झालं। देखो, तो निरंजन ने ये जो खबर थी वो बताई थी, इसलिए सारे जो लोग थे वहां पर, पुलिस अधीक्षक हो कलेक्टर हो, वो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आगे देखो, परंतु त्याच वेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता। तो निराश झाला होता। देखो, ये तो सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन निरंजन जो है वो बहुत ही नर्वस हो गया था और चुपचाप एक पेड़ के नीचे वो बैठा था। क्यों बैठा था, देखो, त्याचा नागरिक शास्त्राचा पेपर चुकला होता। तो देखो, क्योंकि उसका जो सिविक्स का पेपर था वो मिस हो गया था, इसलिए वो बेचारा नर्वस होकर बैठा था। तो नापास होणार होता, त्याला गुरुजींकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार होत्या। मतलब वो अब फेल होने वाला था और भटसावळे गुरुजी जो उसके खाने पीने की उसकी किताबों की जो व्यवस्था करते थे वो भी अब उसको नहीं मिलती थी। आगे देखो, त्याला गुरुजींकडून मिळणाऱ्या सवलती रद्द होणार होत्या। निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्याचं नाव विचारलं, फोटोही काढला। निरंजन उदास मनाने घरी परतला होता। मतलब उसके पास वो मीडिया वाले आ गए और मीडिया वाले आने के बाद वो उसका नाम वगैरह पूछने लगे, उसकी फोटो भी निकालने लगे। और ये सब कुछ होने के बाद बहुत नर्वस होकर निरंजन अपने घर को लौटा था। आगे देखो, दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनची स्तुती फोटोसह छापून आली होती। यानी अगले दिन अखबार में निरंजन का नाम बहुत बड़े अक्षरों में टाइप होकर आया था, हेडलाइन बनकर। भीषण अपघात अपघात टाळल्याचं देखो, देखो, भीषण अपघात टाळल्याचं श्रेय त्यालाच देण्यात आलं होतं। यानी ये जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था वो किसकी वजह से नहीं हुआ था, निरंजन की वजह से। और इसका भी जिक्र उस न्यूज़पेपर में किया गया था। त्या दिवशी त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठमोठी माणसं आली, खुद्द जिल्हाधिकारी आले, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि भडसावळे गुरुजी देखील आले। मतलब दूसरे जो दिन थे वो निरंजन के घर पर कौन कौन आया था, जिला अधिकारी आए थे, मतलब स्कूल के हेडमास्टर भी आए थे, भडसावळे गुरुजी भी आए थे। और आगे देखो क्या होता है, आगे देखो। हम्म, हम्म। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग निरंजन के घर को आए। और आगे देखो, निरंजनने धावतच पुढे होऊन गुरुजींचे पाय धरले आणि रडत रडत तो म्हणाला, गुरुजी मी नापास होणार, माझा कालचा नागरिक शास्त्राचा पेपर बुडाला। मतलब जैसे ही निरंजन ने भड़सावले गुरुजी को देखा, वो रोते रोते सर के पाँव उसने पकड़े और वो रोने लगा और कहने लगा कि सर अब मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो कल सिविक्स का पेपर था वो अब मिस हो गया है। आगे देखो, अब भडसावळे गुरुजी क्या कहते हैं, नाही रे बाळा, तू उत्तम नागरिक आहेस, शेकडो माणसांचा जीव वाचवलास आणि नागरिक शास्त्राच्या खऱ्या खुऱ्या परीक्षेत तू पास झालास। देखो, मतलब टीचर क्या कहने लगे कि निरंजन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम तो रियल सिटीजन हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच गई है। और भले ही तुम्हारा सिविक्स का पेपर फेल गया हो, लेकिन रियल में तुम सच्चे नागरिक की भूमिका तुमने निभाई है, तो रियलिटी में तुम पास हो गए हो। आगे देखो, तुझं वर्ष कसं वाया जाईल हे बघ। मतलब टीचर कहने लगी कि तुम्हारा जो साल है वो कैसे मतलब ये हो सकता है, हे बघ। शाळेचे सगळे अधिकारी आले आहेत, खास बाब म्हणून तुझी नागरिक शास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे। मतलब तुम्हारे सब अधिकारी यहाँ पर आए हैं, मतलब कलेक्टर आए हैं, और इसीलिए तुम्हारा जो पेपर मिस हो गया है वो अब कल होने वाला है।
जिल्हा अधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचं ठरवलं आहे आणि वह्या पुस्तकांच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती देखील मिळणार आहे. आता नको हो तुला वार लावून जेवायला, मतलब इतना ही नहीं, मतलब तुमको ये जो चांस है कल पेपर तुम दे सकते हो। और अपने जो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब ने तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था जो है, रहने की व्यवस्था वो हॉस्टल में कर दी गई है। और इतना ही नहीं, तुम्हारी किताबों के लिए अब तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। इसलिए अब तुम्हारे सारे जो टेंशन है अब खत्म होने वाले हैं। चाहे वो खाने का टेंशन हो, रहने का हो या किताबों का टेंशन हो, ये सब टेंशन कलेक्टर साहब ने सॉल्व कर लिए है। आगे देखो, असं म्हणून गुरुजींनी निरंजनला हृदयाशी धरलं तेव्हा साऱ्यांचेच डोळे पाणावले होते। ऐसा कहकर जब टीचर ने उनको अपने गले से लगाया, तब मतलब सर की भी आंखों में पानी आ गया था और सर की आंखों का पानी देखकर सभी लोगों की आंखों में पानी आ गया था। देखो दोस्तों, तो इस तरह ये जो चैप्टर है ये सात मयूराची इस किताब से लिया गया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो हमारे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सुन रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। देखो दोस्तों, थैंक यू।